हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आपको रिवीजन सीरीज़ प्रोवाइड करती हूँ। तो आज मैं बायोमोलिक्यूल का पार्ट 2 बना रही हूँ रिवीजन का। अगर आपको मेरी रिवीजन सीरीज़ अच्छे लग रहे हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे मैं आपको अपना वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करने का मोटिवेशन दे सकूँ अपने आप को। ओके, सो आई विल स्टार्ट माई रिवीजन सेशन। हमने यहाँ तक पढ़ा था, बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन तक हमने पढ़ लिया था। फिर आज हम पढ़ेंगे हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने ये वाला पार्ट 1 में किया था, और हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ये वाला हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल कंपोजिशन को कैसे एनालाइज करते हैं, पार्ट 2 में। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करना है तो हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोग ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है। तो हमें बेसिकली केमिकल कंपोजिशन क्या एनालाइज करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज करना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज करने के लिए हमको केमिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अब केमिकल एनालिसिस कैसे कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले केमिकल एनालिसिस करने के लिए टेक अ पीस ऑफ लिवर और वेजिटेबल पीस। तो हमें सबसे पहले या तो लिवर का पीस चाहिए या तो एक वेजिटेबल का पीस चाहिए। किसी भी चीज़ का, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिवर ले सकते हैं, या फिर किसी भी फ्रूट या फल का आप पीस ले सकते हैं। फिर उसको हम लोग मॉर्टर और पेसल्स मेक अ पेस्ट एंड स्लरी ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो हम लोग यूजिंग मॉर्टर एंड पेसल्स क्या होता है, ओखली बेसिकली। मॉर्टर एंड पेसल्स क्या होता है, ओखली, जिसमें हम लोग मतलब किसी भी चीज़ का पेस्ट बना सकते हैं, एक स्लरी बना सकते हैं, उसे मॉर्टर एंड पेसल्स कहते हैं। और हमें जो लिवर पीस लिए हों या फिर हमने जो वेजिटेबल पीस लिए उसकी अच्छे से स्लरी बनानी है। स्लरी मतलब एक पेस्ट बना लेना है बेसिकली। और उसको पेस्ट बनाने के बाद उसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डाल देना है उस पेस्ट को। और फिर हम लोग जब पेस्ट बना लेंगे तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डालेंगे, तो हम लोग देखेंगे एक कंसिस्टेंसी हमको प्रोवाइड होगा, जिसमें एक सॉल्युबल पार्ट होगा और एक नॉन सॉल्युबल ऑब्वियसली पार्ट प्रोवाइड होगा हम लोग को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। तो हम लोग एक चीज़ क्लॉथ या फिल्टर पेपर यूज़ करके हमको जो हमने ये पेस्ट बनाया था ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, उसको हम लोग फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर करने के बाद हमको दो चीज़ मिलेगा, एक फिल्ट्रेट मिलेगा और एक हमें मिलेगा रेटेंटेट बेसिकली क्या होता है, जो कि हम लोग बेसिक मैं समझाती हूँ। हम लोग जैसे जब चाय बनाते हैं, तो जब चाय को छानते तो चाय की छन्नी में एक ऊपर एक पार्ट रहता है जिसको चाय पत्ती और जो भी हम लोग ऐड किए रहते हैं, अदरक वदरक, वो होता है। और जो हम लोग को फिल्ट्रेट मिला रहता है वो चाय होता है। तो ऐसे ही हम लोग जब ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का स्लरी बनाएंगे, उसमें लिवर का स्लरी बनाएंगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, तो दो चीज़ मिलेगा, एक मिलेगा हम लोग को फिल्ट्रेट और एक मिलेगा हम लोग को रेटेंटेट। तो जो फिल्ट्रेट होगा, तो अब उसकी हम लोग फिल्ट्रेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और फिर हम लोग रेटेंटेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो फिल्ट्रेट जो होगा वो एसिड सॉल्युबल पूल भी बोला जाता है फिल्ट्रेट को। क्योंकि वो एसिड में सॉल्युबल होगा, तभी तो बेसिकली वो छना जाएगा, मतलब वो फिल्टर हो जाएगा। और एक होता है एसिड इनसॉल्युबल पूल। अगर वो एसिड में ही सॉल्युबल नहीं है तो कॉमन सी बात है, वो जब हम उसको फ़िल्टर करेंगे तो फ़िल्टर नहीं होगा और रेटेंटेट बच जाएगा, मतलब फ़िल्टर पेपर पे वो एज इट इज़ बच जाएगा। तो इन्हें बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल या फिर फिल्ट्रेट को। जो फिल्टर हो गया उसको बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, और जो फिल्टर नहीं हुआ हो उसको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यहाँ माइक्रो मतलब जो होता है वो छोटा होता है, छोटा। कोई भी चीज़ पार्टिकल अगर छोटे साइज़ में है तो फिल्टर हो जाएगा, और कोई भी पार्टिकल अगर बड़े साइज़ में तो फिल्टर नहीं होगा। तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट, हाँ हम लोग को ये पता है कि छोटे साइज़ में, लेकिन कितना छोटा है इसका साइज़ तो हम लोग को नहीं पता ना, तो वही बताया गया है। जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लेस देन 1000 डाल्टन। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो या तो 1000 डाल्टन से कम होना चाहिए, 18 से 1800
18 से 800 डाल्टन होना चाहिए, बेसिकली 1000 डाल्टन से कम होना चाहिए। इसको हम लोग एसिड सॉल्युबल पूल बोलते हैं। और वही जो बायो मैक्रोमोलिक्यूलर या फिर रेटेंटेट है, उसका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 या मोर देन जितना भी हो, और इनसे ज़्यादा होना चाहिए। और फिर इसमें कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं जो कि सॉल्युबल हैं। एसिड सॉल्युबल पूल के कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं, जैसे अमीनो एसिड हो गया, नाइट्रोजिनस वेस्ट हो गया, बेसिस हो गया, सिंपल शुगर हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। और वहीं हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल के एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एक प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, कॉम्प्लेक्स शुगर हो गया, और लिपिड। ये लिपिड का जो एग्जांपल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो लिपिड है उसको हम लोग स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? तो उसके लिए हम लोग को एक ब्रीफ में पढ़ना है। जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेट होता है लिपिड का, वो 800 डाल्टन से लेस कम होता है। अगर 800 डाल्टन से मॉलिक्यूलर वेट कम है तो उसको हम लोग को माइक्रो में रखना चाहिए, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में रखना चाहिए, वो फिल्टर हो जाना चाहिए। पर वो हम लोग नहीं रखते हैं, वो फिल्टर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बट वेन एवर वी मेक स्लरी, जब हम लोग स्लरी बनाते हैं, ब्रेक सेल मेम्ब्रेन को तोड़ते हैं। कॉमन सी बात है, लिवर में भी और वेजिटेबल पीस में भी सेल मेम्ब्रेन होता है, उसको तोड़ते हैं। हाँ, तो उसको हम लोग जब सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हैं तो हमको लिपिड फॉर्म कर लेता है बैग वेसिकल्स। जैसे ये हम लोग का सेल मेम्ब्रेन है, फॉस्फोबाइलिपिड लेयर, तो आपने सबने पढ़ा होगा। तो ये हम लोग का सेल मेम्ब्रेन है, इसको जब हम लोग ब्रेक करते हैं मॉर्टल पेसल्स में, तो ये टूटता नहीं है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, कुछ ऐसी तरह वेसिकल बना लेता है बेसिकली। तो जो वेसिकल्स फॉर्म कर लेता है, ओवरऑल जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ज़्यादा होता है। पर ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट तो ज़्यादा होता है, पर ये जो है ना, ये फिल्टर नहीं हो पाता है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है। और कॉमन सी बात है, मॉलिक्यूलर वेट कम भी होगा, अगर साइज़ बड़ा होगा तो कोई भी चीज़ फिल्टर तो नहीं हो पाएगी। जैसे मैं समझाती हूँ, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है पर इसका साइज़ बड़ा है, ये समझ लो। क्योंकि ये ब्रेक नहीं होता, अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो इसका साइज़ बड़ा रह जाता है। तो ये फिल्टर पेपर के स्पोर्स या फिर उसके जो पोर्स हैं उसमें से कैसे निकलेगा, पास होगा? तो इसीलिए फिल्टर नहीं होता है, और इसीलिए इसको स्ट्रिक्टली बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी नहीं कहा जाता, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। तो ये लिपिड के बारे में हम लोग ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी। अब हम बात करते हैं, द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ सेल इज़ रफली रिप्रेजेंटेड बाय बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स एंड रिमेनिंग साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एंड सेल ऑर्गेनल्स कंटेंट रिप्रेजेंटेड बाय बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। इसका मतलब समझते हैं। तो इसमें बेसिकली एनसीईआरटी की लाइन है, और एनसीईआरटी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमको पता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से बनते हैं, और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी की लाइन। तो इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है सेल का, वो रफली रिप्रेजेंट करता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स को, रिमेनिंग साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स एंड सेल ऑर्गेनल्स कंटेंट रिप्रेजेंटेड बाय बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। क्योंकि देखो, जो सेल साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, साइटोप्लाज्म में क्या क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, और अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो कि बेसिकली हमने यहाँ पे एग्जांपल पढ़े हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, सिंपल शुगर्स होते हैं। तो वही कह रहा है कि जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो रफली, मतलब ज़्यादातर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होता है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करता है, वो मतलब फ़िल्टर हो जाता है फिल्टर पेपर में, और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कुछ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, जैसे कि सेल ऑर्गेनिल्स के कुछ कंटेंट और कुछ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रिप्रेजेंट करते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स को। जैसे कुछ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट मतलब बहुत कम, ज़्यादातर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होते हैं वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं, माइक्रो। और कुछ जो बचे कुछ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होते हैं वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, और ज़्यादातर सेल ऑर्गेनल्स के जो कंटेंट होते हैं वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये सबसे ज़्यादा इसका होता है, सेल ऑर्गेनल्स का कंटेंट सबसे ज़्यादा बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, और थोड़ा सा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होता है वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो ज़्यादा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रिप्रेजेंट करता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स को। देखो, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसिड सॉल्युबल पूल्स ओनली, यहाँ पे एसिड
सॉल्युबल पूल में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन बेसिकली हमको 4 ही पढ़ना है एसिड सॉल्युबल पूल। कौन कौन सा? एक प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और कॉम्प्लेक्स शुगर। ये हम लोग थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो 1000 ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका ये मैंने गलत बताया है। देखो थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मतलब है 1000 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन उसमें से बेसिकली सिर्फ 4 एसिड सॉल्युबल पूल पढ़ने हैं हम लोग को। 4 हम लोग को सिर्फ पढ़ने एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल पूल पढ़ने, सिर्फ 4। प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कॉम्प्लेक्स शुगर। हम लोग को तो पता है लिपिड और प्रोटीन जो होता है वो एसिड इनसॉल्युबल पूल होता है, और न्यूक्लिक एसिड भी एसिड इनसॉल्युबल पूल होता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स शुगर हैं और पॉलीसैकेराइड्स हैं ये सारे, तो यहाँ पे क्या रहा है, 1000 से ज़्यादा कंपाउंड जो होते हैं एसिड सॉल्युबल पूल में आते हैं, मतलब जो फिल्ट्रेट होता है वो 1000 से ज़्यादा कंपाउंड इसमें आते हैं, लेकिन उतना तो हम लोग पढ़ नहीं सकते। इसीलिए हम लोग के एनसीईआरटी में और हम लोग के सिलेबस में एसिड इनसॉल्युबल पूल के बारे में ही दिया गया है, जो कि सिर्फ 4 होते हैं। कौन कौन से? प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और कॉम्प्लेक्स शुगर, ये सब होते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल, और इसको हमको आगे डिस्कस करना है। तो आज के लिए मैं वीडियो में इतना ही रखती हूँ, बाकी नेक्स्ट पार्ट 3 में आएगा। और अगर आपको मेरा रिवीजन सेशन अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिसकी वजह से मैं अपने वीडियोस जल्दी अपलोड कर पाऊँ आप लोग के लिए। थैंक यू।